विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका माइनर केमिस्ट्री का दूसरा पेपर जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, यह पेपर मई 2026 में जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन है। वैसे तो यह पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, किंतु यह मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले या सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, ये पेपर अब हम देखने वाले हैं उस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। बात करते हैं केमिस्ट्री माइनर का पेपर सेकंड जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा, पेपर 70 नंबर का रहेगा और पास होने के लिए आपको चाहिए 25 मार्क्स। अब पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या क्या है पेपर पूरा 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए में आप देखेंगे सबसे पहले विद्यार्थियों में यहां पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके उत्तर की तरफ चलेंगे। तो यहां पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर की बात कही गई। पहला प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है, हड़प्पा की किन 2 प्रथाओं को बाद के काल की कीमियो संबंधी विचारों को संभवित अग्रदूत माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा गया, संचारी एवं असंचारी रोगों के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न, ई अपशिष्ट प्रमुख क्या है? ई अपशिष्ट गैजेट से निकलने वाली प्रमुख घातक धातुओं के नाम बताइए। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रश्न पूछा गया है। पॉलिएस्टर और नायलॉन के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। सेक्शन बी में चलते हैं तो यहां पर 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न हड़प्पा नगर नियोजन की विशेषताओं के बारे में पूछा गया। अगला प्रश्न प्रतिजैविक औषधियों के दुष्प्रभाव एवं जोखिम को संक्षिप्त में समझाइए। उसके बाद मानव जो स्वास्थ्य है उस पर पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा एमिनो एसिड्स के नाम संरचना सूत्र लिखिए और प्रत्येक श्रेणी के 2-2 एग्जाम्पल लिखिए। उसके बाद रेशो के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त एचपीएलसी एवं टीएलसी टेक्निक्स के सिद्धांत उपयोगों को संक्षिप्त में समझाइए। सेक्शन सी के अंदर आते हैं, यहाँ पर 16 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, वैदिक काल में मध्यकालीन भारत तक पारे के ज्ञान और उपयोग के वैज्ञानिक एवं वैश्विक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक रसायन विज्ञान और वैश्विक कमियां परंपराओं चिकित्सा एवं धातु विज्ञान पर भी इस कालखंड में पारे के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, औषधियों की क्रियाविधि इसके प्रमुख प्रशासन मार्ग चपाप चयन वितरण उत्सर्जन पर एक विस्तृत आलेख लिखिए। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत एवं कारकों के वर्गीकरण को सविस्तार से समझाइए। जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं पर्यावरण प्रभाव की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, ग्लूकोज के रसायन को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। उसका फार्मूला, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसकी केमिकल रिएक्शंस और प्रयोगशाला में ग्लूकोज का टेस्ट। लास्ट बट लिस्ट क्वेश्चन है, रोगों एवं रंजकों से आप क्या समझते हो? रंगों के वर्गीकरण को सविस्तार से समझाइए। साथ ही रंगों के विश्लेषण एवं पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रोमेटोग्राफी में स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स को भी समझाइए। लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने देखा था ये क्वेश्चन है और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर उस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। आपको मैं ले चल रहा हूं यहाँ पर पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो विद्यार्थियों, जब हम पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो पेपर के बारे में डिटेल दी हुई है उसको हमने यहाँ पर पूरा टाइप किया हुआ है और आपके सामने आंसर लेकर आ रहे। सेक्शन ए की तरफ चल रहे, 5 प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का पूछा गया है। विद्यार्थियों, मैं जब सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके विश्वविद्यालय और आपके महाविद्यालय में भी जो आपके पेपर होंगे या पेपर हो रहे होंगे तो आपको कष्ट करने का है। क्या छोटा सा एक कष्ट है, छोटा सा एक काम करने का है। जो पेपर जिस दिन आपका पेपर होता है उसका एक अच्छा सा फोटो क्लिक करने का यानी कि फोटो खींचने का है और हमें आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर है 7725077250 44 325। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना पेपर हमें भेजना होगा।
तो आप अपना पेपर हमें अवश्य सेंड कीजिएगा ताकि उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर दें, ताकि आपके जूनियर से आपके साथियों तक वो पेपर पहुंच सके, उनको भी एक मदद मिल सके। विद्यार्थियों, एक खास बात, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो कम से कम तो लाइक तो कर सकते हो। भैया वीडियो देख रहे हो, लाइक तो करने का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे और नया नया कंटेंट और नए नए वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहे। क्योंकि हमारा रिलेशन आपसे 4 साल का रहने वाला है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और फोर्थ ईयर की यदि आप पढ़ाई करते तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलते पहले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा की किन 2 प्रथाओं को बाद के काल में कीमिया संबंधी विचारों का संभावित अग्रदूत माना जाता है? What two Harappan practices are the considered precursors to later the alchemy idea? तो हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख प्रथाओं को बाद के काल में कीमिया संबंधी विचारों का संभावित अग्रदूत माना जाता है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले मेटलर्जी की उन्नत कला। हड़प्पा वासी तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुओं को गलाने, मिश्र धातु बनाने तथा उनसे विभिन्न वस्तुएं तैयार करने में दक्ष थे। धातुओं के रूपांतरण और शोधन की यह परंपरा आगे चलकर कीमिया विकास का आधार बनी। बात करते सेकंड कंडीशन की, सौंदर्य प्रसाधन एवं रासायनिक पदार्थों का निर्माण। तो हड़प्पा सभ्यता में काजल, सुगंधित पदार्थ, रंग तथा अन्य प्रसाधनों का भी उपयोग और निर्माण होता था। विभिन्न पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ तैयार करने की प्रक्रिया बाद में रसायन एवं कीमिया संबंधी प्रयोगों की पूर्व पीठिका मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, कम्युनेबल और नॉन कम्युनेबल डिसीज जो होती है उनमें आपको डिफरेंस बताना होगा। तो बात करते हैं बेसिस पर, तो फैलाने का तरीका। तो कम्युनेबल डिसीज यानी कि संचारी रोग जो होते हैं, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जबकि असंचारी रोग नॉन कम्युनेबल डिसीज जो होती है, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कि ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसके कारण क्या है? तो जो कम्युनेबल डिसीज उसके कारण जीवाणु, विषाणु और कवक, और इसके अनुवांशिकी फैक्टर, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव के भी कारण हो सकते हो, जीवन शैली, पोषक की कमी या अंगों की खराबी के भी कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल संचारी रोग के बाद में बात करें तो हिजड़ा, मलेरिया, तपेदिक और कोविड-19। असंचारी रोग में डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज शामिल है। तो संचारी रोग संक्रामक होते हैं और फैलते हैं, जबकि असंचारी रोग संक्रामक नहीं होते तथा सामान्य जीवन शैली, अनुवांशिक या शारीरिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ई अपशिष्ट प्रमुख क्या है? ई अपशिष्ट गैजेट से निकलने वाली प्रमुख घातक धातुओं के नाम बताइए। व्हाट आर द ई वेस्ट नेम मेजर हजार्डस मेटल्स जनरेटेड बाय ई वेस्ट गैजेट्स? तो ई वेस्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, प्रिंटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर आदि के अनुपयोगी, खराब या त्याग किए गए भागों को ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। इसके क्या कारण है? तो इसके प्रमुख मेटल जो होती है वो लेड, मरकरी और कैडमियम होती है। इसके अलावा क्रोमियम, आर्सेनिक और निकल, बेरियम भी इसके अंदर पाई जाती है, पर सबसे ज्यादा इसके अंदर लेड, मरकरी और कैडमियम होती है। उसके बाद क्रोमियम, आर्सेनिक, निकल और बेरिलियम भी इसके अंदर होती है। इफेक्ट क्या है? तो इन धातुओं के अनुचित निपटान से मृदा, जल और वायु प्रदूषित होते हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, गुर्दा और श्वसन तंत्र की समस्याएं भी डेवलप हो जाती हैं। ये अपशिष्ट त्यागे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा है, जिसमें लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम आदि जैसी विषैली धातुएं होती है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। नेम द माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को भले ही बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें थायमिन, B1, राइबोफ्लोविन, B2, नियोसिन, B3, पेंटाथोनिक एसिड्स, B5, पायरोडॉक्सिन, B6, बायोटिन, B7, फॉलिक एसिड, B9 और कोबालिन या साइनोकोबाल्ट अमीन, B12। विटामिन सी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और ऊतकों के लिए आवश्यक होता है। अगला आता है
फेट सोल्यूबल विटामिन, इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। ए आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। डी हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए आवश्यक होता है। ई कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, और विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। मिनरल्स की बात करें तो खनिज को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज और ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम होते हैं। कैल्शियम का काम क्या है, तो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के कार्य के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर और दिल के स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। सोडियम शरीर में वाटर बैलेंस करने का काम करता है। और ट्रेस मिनरल बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। आयरन की बात करें तो हीमोग्लोबिन और खून में पाया जाता है। जिंक हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको डेवलप करने का काम करता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। फ्लोराइड दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कॉपर, तांबा, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम भी आवश्यक होते हैं। अतः आप अपने आहार में विटामिन खनिज स्रोत जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करें। सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी इनसे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर और नायलॉन के बीच कोई भी डिफरेंस आपको लिखना है। तो पॉलिस्टर और नायलॉन की बात करें तो पॉलिस्टर जिसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है और नायलॉन जिसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। पॉलिस्टर कम नमी अवशोषित करता है और जल्दी सूखता है। नायलॉन अपेक्षाकृत अधिक नमी को अवशोषित करता है। पॉलिस्टर सिलवटें कम पड़ती है तथा आकार बना रहता है और नायलॉन अधिक फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। पॉलिस्टर कपड़े, पर्दे, बोतल आदि बनाने के काम में आता है। नायलॉन रस्सियां, पैराशूट, मछली पकड़ने के जाल और वस्त्र बनाने के काम में आता है। अपेक्षाकृत कम मजबूत होता है पॉलिस्टर और नायलॉन अधिक मजबूत होता है। तो ये तो हमारा सेक्शन फर्स्ट खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सेकंड की तरफ। यहां पर सेक्शन सेकंड में कुल मिलाकर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे और 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा नगर की नियोजन की कुछ विशेषताओं को हमने शॉर्ट तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें, नगर की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसमें जाल यानी ग्रिड पैटर्न जैसी योजना बनती थी। पक्के मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में आंगन, कमरे, रसोई और स्नानघर होते थे। उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी और उन्हें ढका जाता था। यह प्राचीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ जल निकासी प्रणालियों में से एक है। कुएं और जल आपूर्ति, नगरों में अनेक सार्वजनिक एवं निजी कुएं थे जिनमें स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता था। नगर का विभाजन की बात करें तो नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होता था, दुर्ग और निचला स्तर। दुर्ग यानी कि ऊंचा और सुरक्षित भाग होता था और निचला स्तर यानी कि लोअर टाउन, जहां सामान्य लोग निवास करते थे। सार्वजनिक भवन की बात करें तो विशाल अन्नगार, सभा भवन तथा स्नानघर जैसी सार्वजनिक संरचनाएं भी हमें देखने को मिली है। महान स्नानघर की बात करें तो ग्रेड बाद हड़प्पा सभ्यता के उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। तो घरों और सड़कों की योजना इस प्रकार बनाई गई कि नगर साफ सुथरा और स्वस्थकार बना रहे। अगला प्रश्न आता है, व्हाट ब्रीफ नोट ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द रिस्क ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग। यानी एंटीबायोटिक जो औषधि होती है उनके दुष्प्रभाव एवं जोखिम को संक्षिप्त में समझाइए। तो एंटीबायोटिक जिसको हम प्रतिजैविक औषधि कहते हैं कि अत्यधिक या अनुचित उपयोग से कई दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बार बार या गलत एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे भविष्य में सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो जाता है। पाचन तंत्र की समस्या, एंटीबायोटिक पेट में मौजूद अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते यानी कि खत्म कर देते, जिससे दस्त, मतली, उल्टी और पेट में एडे जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एलर्जी और रेसेस की बात करें तो कुछ लोगों को पेनिसिलिन या अन्य एंटीबायोटिक दवाओं से गंभीर एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते, खुजली या चेहरे पर सूजन आ जाती है। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो अच्छे बैक्टीरिया को खत्म होने से शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे महिलाओं में यीस्ट इन्फेक्शंस जैसे फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है। गंभीर दुष्प्रभाव की बात करें तो कुछ मजबूत एंटीबायोटिक जैसे फ्लोरोक्विनोलेंस के कारण टिंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक में क्षति या लीवर और किडनी संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द मेजर इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष लाखों असमय मौतें होती है। यह श्वसन और हृदय रोगों को बढ़ाता है, प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र को नष्ट करता है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की गति देता है। मानव स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो खराब वायु गुणवत्ता सीधे तौर पर हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है श्वसन संबंधी बीमारियां। प्रदूषित हवा विशेष रूप से PM 2.5 और ओजोन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और
सीओपीडी जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती है। हृदय रोग की बात करें तो जहरीले सूक्ष्म कण रक्त प्रवाह में मिलकर हृदय आघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। असमय मृत्यु विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, खराब वायु में सांस लेने पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। अन्य समस्याओं की बात करें तो इसके दीर्घकालिक संपर्क से स्किन और आंखों में जलन, कैंसर और बच्चे के मानसिक विकास में कमी आ सकती है। पर्यावरण प्रभाव की बात करें तो वायु प्रदूषण केवल इंसानों को नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को भी असंतुलित कर रहा है। एसिडिक रेन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर बारिश के पानी को एसिडिक बना देते हैं, जो जंगलों, जलवायु और प्राचीन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत के क्षरण की बात करें तो सीएफसी जैसी गैसें ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचती है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण का तापमान बढ़ा देती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है और मौसम चक्र में भारी बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही फसलों को भी इससे नुकसान होता है। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम 2 उदाहरण दीजिए। तो अमीनो अम्ल को उनके पार्श्व समूह आर ग्रुप के बेसिस पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और इसका फार्मूला यहां पर दिया हुआ है NH2CH2COOH। अगला एग्जांपल है एलानिन, जिसका फार्मूला CH3CHNH2COOH। एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें आता है एस्पार्टिक एसिड, जिसका फार्मूला है COOH CH2CHNH2COOH। उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला भी यहां पर दिया हुआ है। बेसिक अमीनो एसिड में आता है सबसे पहले लाइसिन, जिसका फार्मूला दिया हुआ है NH2CH24 CHNH2COOH, और अर्जिनिन, इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी अल्फा अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर NH2CHRCOOH होती है। R यहां पर साइड चेन होती है, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होती है। प्राकृतिक अमीनो अम्ल में ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल तथा लाइसिन, अर्जिनिन प्रमुख उदाहरण है। प्रोटीन के निर्माण के लिए मूल इकाइयां होती हैं। अगला प्रश्न आता है, रेशो के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त HPLC और TLC टेक्निक्स के सिद्धांत एवं उपयोग को संक्षिप्त में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल एंड द यूजेस ऑफ द HPLC एंड TLC टेक्निक्स एंड अप्लाइड इन द फाइबर एनालिसिस। तो रेशो के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत एवं उपयोग की यहां पर हम बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं HPCL यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका सिद्धांत क्या है? तो HPLC एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच उनको अलग अलग आकर्षण के आधार पर पृथक किया जाता है। हाई प्रेशर पर विलायक को कॉलम में प्रवाहित किया जाता है, जिसके घटकों का प्रभावी पृथक्करण होता है। उपयोग क्या है? तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों में प्रयुक्त रंग की पहचान करने में, रेशों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने में, वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण करने में, फोरेंसिक विज्ञान में रेशों की पहचान और तुलना करने में, वस्त्रों में उपस्थित अशुद्धियों का परीक्षण करने में। बात आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, तो इसका सिद्धांत है टीएलसी में कांच या प्लास्टिक या एल्यूमिनियम प्लेटों पर सिलिका जेल या एल्यूमिना की पतली परत यानी स्टेशनरी फेस लगाई जाती है और इसमें सॉल्वेंट मोबाइल फेज के रूप में कार्य करता है। इसमें आगे दिया हुआ है कि अपनी घुलनशीलता और अवशोषण क्षमता के अनुसार अलग अलग दूरी पर चलते और पृथक हो जाते हैं। उपयोग रेशों में प्रयुक्त रंगों एवं रंजकों की पहचान करने में, रंगों की शुद्धता की जांच करने में, वस्त्र नमूने की तुलना करने में, फोरेंसिक जांच में रेशो रंगों का विश्लेषण करने में एचपीएलसी की पहली जो परीक्षण के रूप में देखा जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हाई प्रेशर पर कार्य करती है और टीएलसी जो नॉर्मल प्रेशर पर यानी रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर कार्य करती है। एचपीसीएल हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अधिक सटीक एवं संवेदनशील होती है और टीएलसी सरल एवं कम खर्चीली होती है। एचपीएलसी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषण संभव है और टीएलसी में मुख्यतः गुणात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसके उपकरण महंगे होते हैं, उसके उपकरण अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। विद्यार्थियों आगे अब सेक्शन सी की तरफ यानी लास्ट सेक्शन आ गया है और लास्ट सेक्शन में पहला प्रश्न है वैदिक काल से मध्यकालीन भारत तक पारे के ज्ञान और उपयोग की वैज्ञानिक एवं वैश्विक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक रसायन विज्ञान और वैश्विक कमियां, परंपराओं, चिकित्सा एवं धातु विज्ञान पर इसी कालखंड में पारे के महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द एवोल्यूशंस ऑफ मर्करी यूज एंड इट्स कंट्रीब्यूशंस टू अर्ली केमिस्ट्री एंड द इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल alchemy traditions. Highlight its role in the medicines and the metallurgical practices from Vedic to the medieval periods. तो वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक पारे, जैसे संस्कृत में पारद कहा जाता, का इतिहास अत्यंत गौरवशील
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध रहा है। भारतीय परंपराओं में पारे को केवल एक धातु नहीं बल्कि रसराज यानी सब रसायनों में राजा माना गया है। वैदिक काल के उत्तरार्ध से शुरू होकर मध्यकाल में रस शास्त्र के रूप में विकसित हुई इस विधा को ने न केवल भारत में रसायन विज्ञान की नींव रखी बल्कि वैश्विक कीमिया परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित किया है। प्रारंभिक रसायन विज्ञान और रसशास्त्र की बात करें तो भारतीय रसायन विज्ञान का वास्तविक स्वर्ण काल मध्यकाल विशेषकर 7वीं से 14वीं शताब्दी था, जब नागार्जुन जैसे महान रसायन शास्त्रियों ने पारद पर अभूतपूर्व प्रयोग किए। अष्टादश संस्कार की बात करें तो कच्चा पारा अत्यंत विषैला होता है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे सुरक्षित और औषधि रूप में सक्रिय बनाने के लिए 18 जटिल प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। इसमें स्वेदन, मर्दन, मुच्छेदन और पातन जैसी विधियां शामिल हैं। रासायनिक उपकरणों का विकास बात करें तो पारे के प्रसंस्करण के लिए विशेष यंत्रों का आविष्कार किया गया, जिसमें डोला यंत्र, डमरू यंत्र और ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के उपयोग होता था। कौन सा? डमरू यंत्र और डोला यंत्र। मरकरी सल्फाइड का निर्माण तो पारे और गंधक यानी सल्फर को मिलाकर कज्जली और रस सिंदूरी यानी मरकरी सल्फाइड जैसी रासायनिक यौगिकों का निर्माण प्रारंभिक रसायन विज्ञान की एक महान उपलब्धि रही है। चिकित्सा विज्ञान के महत्व की बात करें तो मध्यकालीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया, जिसे रस चिकित्सा भी कहा गया। आचार्य नागार्जुन का प्रसिद्ध कथन था कि जड़ी बूटियों से बनी औषधियां समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन पारद और धातुओं से बनी औषधियां अमर होती है। अतः कायाकल्प और दीर्घायु भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पारे का उपयोग शरीर को निरोगी, सुदृढ़ और दीर्घायु बनाने के लिए भी किया जाता है। तीव्र प्रभाव तो पारद औषधियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह बहुत कम मात्रा में देने पर भी असाध्य रोग जैसे कुष्ठ, जीर्ण, ज्वर और श्वसन रोगों को तुरंत प्रभाव दिखाता। सिद्ध परंपरा की बात करें तो दक्षिण भारत के सिद्ध चिकित्सा पद्धति में पारे को रस कहा गया है और वह वहां मुप्पो विशेष औषधि संयोजन को पारे का मुख्य था। माध्यम और असाध्य रोगों के उपचार को आध्यात्मिक पूर्णता का प्रयास मिला। धातु विज्ञान और धातु वेद की बात करें, धातु विज्ञान में पारे के दो मुख्य उपयोग थे, अमलगमेशंस और धातु परिवर्तन। अमलगेशन यानी पारद मिश्रण की बात करें तो भारतीय धातु विद्यों को यह ज्ञात था कि पारा सोने और चांदी को अपने अंदर घोल सकता है। इस गुण का उपयोग रेत या अयस्कों से सोने और चांदी के सूक्ष्म कणों को अलग करने के लिए किया जाता था, जिसको अमलगमेशंस कहते हैं या अमलगम प्रोसेस भी बोलते हैं। धातु वेश की बात करें तो रसशास्त्रियों का मानना था कि शुद्ध किए गए पारे की मदद से आधार धातु जैसे तांबा, सीसा या लोहा को सोने या चांदी में बदला जा सकता है। यदि भी आंशिक रूप से आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक था, लेकिन इस प्रयोग से व्यावहारिक धातु विज्ञान, मिश्र धातुओं के निर्माण और भट्टी में तापमान नियंत्रण तकनीकों भी अत्यधिक वैश्विक हुई। बात करते वैश्विक कीमिया परंपराओं पर प्रभाव, तो भारत में पारे पर हुआ वैज्ञानिक कार्य पृथक नहीं था, इसका वैश्विक कीमिया परंपराओं के साथ गहरा आदान प्रदान था। भारत चीन संबंध की बात करें तो चीन के ताओवादी परंपरा में भी पारे यानी हिंगुला यानी जैसे सिनेबार को अमरता का साधन माना जाता था। बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भारत के रसशास्त्र और चीन में वैनदान के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। इस्लामिक कीमिया की बात करें तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान कई भारतीय रसशास्त्र ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। प्रसिद्ध अरब कीमियाकार जाबिर इब्न हय्यान द्वारा प्रतिपादित सल्फर मरकरी सिद्धांत अनुसार सभी धातुओं को गंधक और पारे के विभिन्न अनुपात के मिलाने से बनती है। भारतीय रसशास्त्र में शिव शक्ति यानी पारद गंधक सिद्धांत की गहराई से प्रेरित होती है। यूरोपीय कीमिया प्रभाव की बात करें तो यही अरब कीमिया परंपरा बाद में स्पेन और इटली के रास्ते यूरोप पहुंची, जिसमें पश्चिमी हर्मेटिक कीमिया और आधुनिक रसायन विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की। पारद को क्विक सिल्वर कहकर पश्चिमी देशों में भी इस पर व्यापक प्रयोग किए गए। अगला प्रश्न आता है औषधियों की क्रियाविधि, इसके प्रमुख प्रशासन मार्ग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसका वितरण एवं उत्सर्जन पर एक विस्तृत आलेख लिखिए। राइट डिटेल नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन यानी ADME। औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी में किसी दवा का हमारे शरीर में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकालने तक का सफर अत्यंत जटिल और सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया। इसके मुख्य रूप दो भागों में समझे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है फार्माकोडायनामिक्स, औषधि शरीर पर क्या असर करती है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन होगा, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। उसके बाद आता है फार्माकोइनोडिक्स, शरीर औषधियों के साथ क्या करता है, उसका अवशोषण, उसका वितरण, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सट्रैक्शन इसमें आता है। अब यहां पर इनके पाथ को, इनके चरणों को हम समझते हैं।
पहला चरण है, पहली स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, औषधि की क्रियाविधि। कोई भी दवा शरीर में जाकर जादुई तरीके से काम नहीं करती है, बल्कि वह शरीर की मौजूद कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। इसके मुख्य विधियां निम्नलिखित है, सब विधियां हैं। पहला रिसेप्टर बाइंडिंग। अधिकांश दवाएं कोशिकाओं की सतह या भीतर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन अणुओं से जुड़ती है। हमारे शरीर के अंदर जो विशिष्ट प्रोटीन है उनसे जाकर ये मेडिसिन होती है, क्या होती है, चिपक जाती है। आगे जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, ये लॉक की प्रिंसिपल पर काम करती है। अगला आता एग्नोस्टिक, एगोनिस्ट, जो रिसेप्टर से जुड़कर प्राकृतिक रसायन की तरह क्रिया को शुरू या तेज कर सकती है। अगला आता एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई अन्य रसायन वहां न जुड़ सके, जिसे बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। एंजाइम अवरोधन, कुछ दवाएं शरीर के विशिष्ट एंजाइमों को काम करने से रोक देती है। उदाहरण के लिए एस्पिरिन दर्द पैदा करने वाले साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। उसके बाद आयरन चैनल को प्रभावित करना, कुछ दवाएं कोशिकाओं के आयरन चैनल जैसे सोडियम कैल्शियम चैनल को बंद या चालू करके उसका जो नर्वस सिग्नल्स है उनको रोक देती है। भौतिक या रासायनिक क्रिया, जैसे एंटासिड दवाएं पेट के HCl को रासायनिक रूप से उत्साहित कर देती हैं। सेकंड पॉइंट आता औषधि प्रशासन के प्रमुख मार्ग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो दवा को शरीर में किस रास्ते से प्रवेश कराया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दवा का प्रकार क्या है और मरीज को कितनी जल्दी आराम दिलाना है। जैसे कुछ रूट, ओरल मौखिक यानी मूसम जो टेबलेट या साइरप लेते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो मुंह के जरिए गोली, कैप्सूल या सिरप लेना। एडवांटेज क्या है, तो सुरक्षित, सुविधाजनक, मरीज खुद ले सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, असर होने में समय लगता है, पेट के अम्ल से दवा नष्ट हो सकती है। उसके बाद आती है अंतःशिरा, यानी जिसको आईवी बोलते हैं हम लोग, सीधे नसों में इंजेक्शन लगाते हैं ना, हमारे नसों में इंजेक्शन या ड्रिप के द्वारा जाती है। 100% बायो अवेलेबिलिटी, दवा पूरी मात्रा में तुरंत रक्त में पहुंचती है और आपातकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। दर्दनाक, संक्रमण का खतरा और प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है इसमें। उसके बाद आता है अधोजीवा, यानी सब्लिक्यूट, जीवा के नीचे दवा रखना, जैसे नाइट्रोग्लिसरॉन, सीधे रक्त वाहिकाओं में अवशोषण, फर्स्ट पास, मेटाबॉलिज्म से बचती है, सीमित दवाओं के लिए ही उपयुक्त है, स्वाद खराब हो सकता है हमारी जीभ का, हमारी टंग का। उसका टॉपिकल, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाना, जैसे कि क्रीम, आई ड्रॉप आदि। स्थानीय स्तर पर तुरंत असर, पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है और कुछ विशेष अंगों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। श्वसन के माध्यम, इनहेलर या निबुलाइजर, हम क्या करते हैं, श्वास के द्वारा लेते हैं, तो फेफड़ों में तुरंत और सीधा असर देखने को मिलता है। औषधि का वितरण देखें, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार जब दवा रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है तो रक्त के माध्यम से वह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में वितरित होती है और वितरण के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। सबसे पहला रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो, जिन अंगों में रक्त का संचार अधिक होता है जैसे हृदय, यकृत, वृक्क, वहां दवा पहले और अधिक मात्रा में पहुंचती है, मांसपेशियों और वसा ऊतकों में धीरे धीरे पहुंचती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रक्त में पहुंचकर दवा का कुछ हिस्सा रक्त के प्रोटीन से जुड़ जाता है, जो हिस्सा प्रोटीन से बंधा होता है वह निष्क्रिय होता है और जो हिस्सा फ्री ड्रग्स होता है वह अपना असर दिखाता है। आगे बात करते हैं शारीरिक बाधाएं, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB जैसे बोलते हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए यह एक अत्यंत कड़ा अवरोध है। केवल अत्यधिक वसा घुलनशील यानी लिपोफिलिक्स दवाएं इस पार कर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। प्लेसेंटर बैरियर, गर्भावस्था में मां से बच्चे तक दवाओं को जाने से रोकता है, हालांकि कई दवाएं इसे पार कर भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। औषधीय ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेटाबॉलिज्म वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर औषधि के रासायनिक संरचना को बदल देती है ताकि उसे शरीर के बाहर निकाला जा सके। लीवर मेटाबॉलिज्म इसका मुख्य केंद्र है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आमतौर पर दवाएं वसा घुलनशील होती है ताकि वे कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यकृत इन्हें पानी में घुलनशील रसायनों में बदल देता है ताकि किडनी इन्हें आसानी से छानकर बाहर निकाल दे। मेटाबॉलिज्म के चरण क्या है, स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है इनमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम समूह की मुख्य भूमिका होती है। स्टेप सेकंड के अंदर इसमें दवा के साथ किसी अन्य अणु को जोड़ा जाता है जैसे हम कॉन्जुगेशंस कहते हैं, जैसे ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें दवा पूरी तरह से निष्क्रिय और पानी में अत्यधिक घुलनशील हो जाती है। अगला फर्स्ट पास इंपैक्ट, जब हम कोई दवा मुंह से लेते हैं तो वह पेट से अवशोषित होकर सबसे पहले पोर्टल शिरा के जरिए लीवर में जाती है। यकृत रक्त प्रवाह पहुंचने से पहले ही दवा के कुछ हिस्से को नष्ट कर देती है, इसलिए मौखिक दवाओं की खुराक इंजेक्शन की तुलना में अत्यधिक रखना पड़ती है।
औषधि का उत्सर्जन, ड्रग एलिमिनेशन और एक्सट्रैक्शन की बात करें तो औषधि दवा उसके मेटाबॉलिक को शरीर से बाहर निकालने की अंतिम प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके मुख्य मार्ग है किडनी या मूत्र मार्ग, यह उत्सर्जन का सबसे प्रमुख मार्ग है। किडनी रक्त को छानकर पानी में घुलनशील दवाओं को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। यकृत और पित्त की बात करें तो कुछ बड़ी और वसा घुलनशील दवाएं यकृत द्वारा पित्त में उत्सर्जित की जाती हैं, जो मल के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। लंग्स गैसीय और वाष्पशील पदार्थ जैसे एनेस्थेसिया गैस या अल्कोहल के कुछ हिस्सा सांस के माध्यम से बाहर निकलता है। अन्य मार्ग की बात करें तो कुछ दवाएं कम मात्रा में पसीने, लार और स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध के माध्यम से भी उत्सर्जित होती है। हाफ लाइफ की बात करें तो वह सामान्य समय जिसमें शरीर में मौजूद दवाओं की कुल मात्रा घटकर 50% रह जाती है। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि मरीज को दिन में कितनी बार उनको गोलियां देना है या टैबलेट देना है या मेडिसिन देना है, 6 घंटे या 24 घंटे में एक बार। अगला प्रश्न आता है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत एवं कारकों के वर्गीकरण को सविस्तार से समझाइए। जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के रसायन के निम्नलिखित द्वंद्वों को समझाइए। उसका फार्मूला, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, एक मोनोसेकेराइड है। इसका फार्मूला दिया हुआ CHO, ये ओपन स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लेना आप लोग। चलता है ग्लूकोज के घोल में यह मुख्यतः पायरनोज रूप में पाया जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें तो ग्लूकोज में चिरेल कार्बन यानी किरेल कार्बन 4 होते हैं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। डी ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव जो लाइट्स होती है यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री होता है। अल्फा और बीटा रूपों के बीच परिवर्तन को उसे म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। केमिकल फार्मूले की बात करें तो ऑक्सीडेशन भी होता है, जैसे ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन हुआ तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करने पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये भी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन करने पर ग्लूकोज सार्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है, ओसाजोन में भी कन्वर्ट होता है और इसका एसिडलाइजेशन भी किया जा सकता है। इसके बाद में ग्लूकोज को सीधा अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। इसके कौन कौन से टेस्ट है तो फेलिंग टेस्ट होता है, एक बेंटिक टेस्ट होता है। फेलिंग में क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं तो ब्रिक रेड कलर मिलता है। बेंटिक में क्या होता है, ग्लूकोज बेंटिक रिएक्शन पर रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है। टॉलेंस रिएजेंट सा सिल्वर मिरर टेस्ट को बताता है। आखिरी प्रश्न है रंगों एवं रंजकों से आप क्या समझते हैं, रंगों के वर्गीकरण को सविस्तार समझाइए। साथ ही रंगों के विश्लेषण और पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रो जो टेक्निक्स है स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक्स उसके बारे में बात कीजिए। तो ये हमारा ये इतने प्रश्न यहाँ पर हमारे पूछे गए। तो विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नंबर जरूर याद रखिएगा जो हमने आपको नंबर बताया, आपका अपना मोबाइल नंबर। विद्यार्थियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, वीडियो के साथ आपको मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।